हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल झारपीडिया पर आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम नागपुरी का सीरीज चला रहे हैं। इस सीरीज में हम नागपुरी भाषा का हर एक टॉपिक जो जेटेट के सिलेबस में दिया गया है उसको एक एक करके डिटेल से समझेंगे और उसके बाद हर एक टॉपिक का MCQ करेंगे। तो अगर आप जेटेट की तैयारी कर रहे हैं या JSSC का कोई भी एग्ज़ाम जिसमें कि नागपुरी भाषा आपको पढ़ना है उसका तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में मिनिमम 2 क्वेश्चन फिक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज से हम लोग नागपुरी व्याकरण शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो नागपुरी व्याकरण पढ़ने से पहले आप लोग ये समझ लीजिए फ्रेंड्स कि हम लोग पूरा जो नागपुरी व्याकरण है वो हम लोग 3 बुक को रिलेट करके पढ़ेंगे। तीनों बुक से हम लोग नागपुरी व्याकरण पूरा कंप्लीट करेंगे, जिसमें से सबसे ज़्यादा हम नागपुरी व्याकरण का जो भाग पढ़ेंगे वह नागपुरी सदानी व्याकरण से पढ़ेंगे और उसको 1 से और 3 से मतलब नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण और नागपुरी भाषा का व्याकरण एक अध्याय दोनों से रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, दोनों में देखेंगे कि क्या क्या दिया गया है और सबसे ज़्यादा जो भाग हम लोग कवर करेंगे वह नागपुरी सदानी व्याकरण से करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग तीनों बुक और उसके राइटर का नाम जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है और आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पहला बुक कौन सा है फ्रेंड्स? तो पहला बुक है नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण या बोली कर व्याकरण, दोनों में से कुछ भी दे सकता है। तो नागपुरी सदानी बोली का व्याकरण के राइटर कौन है? फादर पीटर शांति नौरंगी। ये बुक हम लोग पहले भी देख चुके हैं। नेक्स्ट बुक कौन है? तो नागपुरी सदानी व्याकरण, इनके राइटर कौन है? तो उमेश नंद तिवारी एवं शकुंतला मिश्र। उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्र के द्वारा लिखा गया बुक है नागपुरी सदानी व्याकरण। और तीसरा बुक कौन सा है? तो नागपुरी भाषा का व्याकरण एक अध्याय, जिनके राइटर कौन है? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार महतो। तो ये तीनों बुक और उनका राइटर का नेम आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं हम लोग, अब देखते हैं ध्वनि। तो ध्वनि क्या होता है फ्रेंड्स? तो कोई भी चीज़ या कोई भी आवाज़ ऐसे समझिए जो हम लोग बोलते हैं, मतलब जो हम लोगों के मुख से निकलता है या जो हम लोग सुनते हैं, जो भी चीज़ हम लोग सुनते हैं। तो कोई भी चीज़ जो हम लोग बोल रहे हैं या मेरे मुंह से मान लीजिए निकल रहा है या कोई भी चीज़ हम लोग सुन रहे हैं तो वह क्या कहलाएगा? ध्वनि कहलाएगा। ध्वनि 2 तरह का होता है, एक होता है सार्थक जिसका कोई अर्थ निकलता है और दूसरा होता है निरर्थक। तो सार्थक ध्वनि में आ जाता है फ्रेंड्स मनुष्य के मुख से निकले जाने वाला ध्वनि, वह सार्थक कहलाता है। निरर्थक में क्या होता है? तो निरर्थक में जैसे पशु का आवाज़ होता है, पक्षी का आवाज़ होता है, या जैसे मान लीजिए नदी हो गया, तो नदी जब बह रहा है तो उसका भी एक आवाज़ निकलता है जैसे कलकल का आवाज़, तो वो भी क्या कहलाएगा? ध्वनि ही कहलाएगा। लेकिन ये सब का कोई वैसा अर्थ नहीं निकलता है, इसलिए यह निरर्थक ध्वनि में आएगा। और मनुष्य का आवाज़ का एक अर्थ निकलता है, वह क्या कहलाएगा? सार्थक ध्वनि में। तो हम लोगों को मेनली यहाँ पे सार्थक ध्वनि के बारे में पढ़ना है, इसी को आगे लेकर के हम लोग चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या दिया गया है। तो दिया गया है कि ध्वनि शब्द कर प्राण है के। ध्वनि क्या है? शब्द का प्राण है। बेगर ध्वनि के शब्द कर कल्पना नहीं करल जा सकेला, मतलब बिना ध्वनि का शब्द का कल्पना नहीं किया जा सकता है। जब कोनो ध्वनि आदमी कर मुंह से फूटेला तो ई ध्वनि कर आपन अर्थ होला, मतलब जब कोई भी ध्वनि आदमी का मुंह से फूटता है या आदमी का मुंह से निकलता है तो इसका अपना एक अर्थ होता है। असल में सार्थक ध्वनि कर संयोग से शब्द बनेला, मतलब वही जो आदमी का मुंह से फूटा तो इसका कोई अपना अर्थ हुआ और वही सार्थक ध्वनि जो हुआ, मतलब सार्थक अर्थ जो हुआ
वही सार्थक ध्वनि का संयोग से क्या बना फ्रेंड्स, तो शब्द बना। आगे दिया हुआ है कि और हर ध्वनि का चिन्ह होएला, और हर ध्वनि का जो भी हमारे मुंह से निकल रहा है उसका हर एक ध्वनि का एक क्या होता है, चिन्ह होता है। एक मानक चिन्ह निर्धारित किया गया है ताकि सारे मनुष्यों को समझने में कोई परेशानी न हो। जैसे हम लोग बोल रहे हैं तो हमारे मुख से अ का साउंड आ रहा है, तो अ कैसे जानेंगे कि हम लोग इसी को बोल रहे हैं, तो यह एक मानक चिन्ह के तरह निर्धारित किया गया कि जैसे ही हम लोग के मुख से ऐसा आवाज निकलेगा तो उस ध्वनि का चिन्ह हम लोग इस रूप में दे दिए। ऐसे ही आ, छोटी, बड़ी, ऊ, बड़ी ऊ, ये सब जो है वह एक ध्वनि का चिन्ह है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो आगे है कि ध्वनि में भेद नहीं होएला, मतलब ध्वनि में भेद नहीं होता है। भेद किस में होता है, तो भेद लिपि में होएला। एक एक किस्म का ध्वनि के कई वर्ण से लिखल जा सकेला, मतलब एक ही टाइप का ध्वनि को बहुत तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि र के हिंदी देवनागरी में र प्लस अ लिखल जाएला, मुदा दुइयों का उच्चारण र करल जाएला। मतलब र को देवनागरी में र प्लस अ लिखा गया, पर यहाँ पे दोनों का उच्चारण, जैसे यहाँ पे र है और र प्लस अ दोनों का उच्चारण क्या किया जा रहा है, तो र किया जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे बताया गया फ्रेंड्स कि ध्वनि में भेद नहीं होता है, भेद लिपि में होता है, और एक ही टाइप की ध्वनि को बहुत सारे तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए आपकी लिखल ही है यहाँ पे, तो लिखल ये देवनागरी में मेरा ऐसे लिखा गया है, इसको लिखल लिखा गया है। इसी को हम लोग रोमन लिपि में लिखेंगे तो लिखल ऐसे लिखाएगा। ऐसे ही इसको बांग्ला में लिख सकते हैं, कैथी में लिख सकते हैं, अलग अलग लिपि में हम लोग लिख सकते हैं। तो ध्वनि का भेद नहीं होता है, भेद किस में होता है, लिपि में, क्योंकि जो हमारे मुख से निकल रहा है ध्वनि उसको हम लोग अलग अलग लिपि में बहुत तरीके से लिख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे दिया गया है कि एक एक किस्म का ध्वनि के कई वर्ण से लिखल जा सकेला। और यहाँ पे एग्जाम्पल बताया कि ये र है और र प्लस अ भी र है, लेकिन इसको भी हम लोग र कहेंगे और इसको भी हम लोग यहाँ पे र ही करेंगे। दोनों का उच्चारण क्या होगा, र ही किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। तो आगे है कि ध्वनि मूढ़ रूप से बोले का और सुने की चीज है। के ये हम लोग देख लिए कि ध्वनि मुख्य रूप से क्या है, तो बोलने का और सुनने का चीज है। मतलब जो भी हम लोग बोल रहे हैं और जो भी हम लोग सुन रहे हैं वह क्या है, ध्वनि है। ई के हैं जब लिखित रूप देवल जाएला तब वर्ण कहलाएगा। ध्वनि को जब लिखित रूप दिया जाता है तो क्या कहलाता है, वर्ण। कहे के माने सब शब्द नहीं होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे होगा सौ। कहे के माने सौ ले छोट वाग्य ध्वनि के वर्ण कहल जाएला। मतलब सबसे छोटा वाग्य ध्वनि, मतलब बोला जाने वाला ध्वनि, सबसे छोटा बोला जाने वाला ध्वनि को क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे। वर्ण जो है वह ध्वनि का सबसे छोटा इकाई है जिसका खंड नहीं किया जा सकता है, वह क्या कहलाता है फ्रेंड्स, वर्ण। ये आप लोग हिंदी ग्रामर में भी पढ़े होंगे। आगे चलते हैं तो अब देखते हैं हम लोग वर्ण। तो वर्ण क्या होता है, तो वर्ण उ मूल ध्वनि के कहल जाएला जेकर खंड नी करल सकेला। मतलब वर्ण उस मूल ध्वनि को कहा जाता है जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि अ, ई, व, च, क, मन। तो मन क्या है फ्रेंड्स, तो मन का अर्थ है यहाँ पे आदि। आदि के जगह पे मन लिखा गया है, और ये सब क्या है, तो ध्वनि है। ये सब ध्वनि का खंड नहीं किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल में आपको बताया गया है कि गरु। तो गरु शब्द जो है वह दो ध्वनि ग और रू से मिलके बना है। ठीक है, और इकरो 4 खंड करल जा सकेला। जैसे यहाँ पे बताया गया है कि ग जोड़ अ जोड़ र जोड़ उ, तो इसका गरु का भी 4 खंड किया गया। इकर बाद ई ध्वनि मनक खंड या टुकड़ा नी करल जा सकेला। मतलब गरु का जो हम लोग ये खंड किए 4 खंड, इसके बाद जो है ये ध्वनि का खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। से ले ईमन मूल ध्वनि वर्ण है कहीं या अक्षर है कहीं, इसीलिए ये सब जो है वह मूल ध्वनि वर्ण है या अक्षर है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं।
तो आगे लिखा गया है कि हिंदी लखे नागपुरी देवनागरी लिपि में लिखल जाएला, मतलब हिंदी के जैसा नागपुरी भी देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। ये हम लोग पहले देख चुके हैं। मुदा हिंदी में 52 वर्ण है जबकि नागपुरी में 38 वर्ण है। तो हिंदी में 52 वर्ण है जबकि नागपुरी में कितना वर्ण है, तो 38 वर्ण है। उच्चारण समूह के वर्णमाला कहना, तो वर्ण के उच्चारण समूह को क्या कहा जाता है, वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अब वर्णों की संख्या। तो अलग अलग बुक में वर्णों का अलग अलग संख्या बताया गया है। तो हम लोग देखते हैं कि तीनों बुक में वर्णों का संख्या कितना कितना बताया गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नागपुरी सदानी व्याकरण। ये किनका बुक है, उमेश नंद तिवारी और शकुंतला मिश्र का। तो इनके मुताबिक कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 38। ठीक है, नेक्स्ट है वीरेंद्र कुमार महतो के मुताबिक कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 37। और फादर पीटर शांति नौरंगी के मुताबिक कुल वर्णों की संख्या कितनी है, 45। याद रखिएगा, नागपुरी सदानी व्याकरण के मुताबिक कुल वर्ण कितना है, 38। वीरेंद्र कुमार महतो के मुताबिक 37 और फादर पीटर शांति नौरंगी के मुताबिक कुल वर्ण कितना हो गया, 45। अब आगे देखते हैं हम लोग वर्ण। तो वर्ण को दो भाग में बांटा गया है, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। तो अब हम लोग स्वर वर्ण के बारे में पढ़ेंगे। स्वर वर्ण समूह। तो स्वर वर्ण क्या होता है, तो स्वर उ वर्ण मन के कहे ना जेकर उच्चारण बेगर कोनो बाधा के अलघटे करल जाएला। मतलब स्वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण बिना किसी बाधा के तुरंत आराम से आसानी से किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखेंगे स्वर्ण वर्ण का संख्या। अब तीनों बुक में स्वर्ण वर्ण का भी संख्या अलग अलग बताया गया है। तो हम लोग तीनों बुक के अकॉर्डिंग स्वर्ण वर्ण का संख्या देखेंगे। पहला है नागपुरी सदानी व्याकरण। इसके मुताबिक कुल स्वर्ण वर्ण कितना बताया गया है, 8। कौन कौन है, तो अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटी उ, बड़ी उ, ए और ओ। तो ये नागपुरी सदानी व्याकरण के मुताबिक है कुल स्वर्ण वर्ण 8। नेक्स्ट देखते हैं वीरेंद्र कुमार महतो के मुताबिक कुल स्वर वर्ण कितना है, 9। तो नागपुरी सदानी व्याकरण और वीरेंद्र कुमार महतो वाले व्याकरण में दोनों में क्या अंतर है, तो एक कौन सा वर्ण यहाँ पे बढ़ गया, उसमें 8 था, इसमें 9 है, तो इसमें अंग बढ़ गया। देखिएगा यहाँ और यहाँ बाकी सारा सेम है, अंग एक एक्स्ट्रा हो गया, इसीलिए यहाँ 8 था, यहाँ पे कितना हो गया, 9। नेक्स्ट देखते हैं फादर पीटर शांति नौरंगी। तो फादर पीटर शांति नौरंगी के अनुसार कितना है, तो टोटल 12 है। अब यहाँ पे कौन कौन सा बढ़ गया, तो सदानी नागपुरी सदानी व्याकरण में हम लोगों का यहाँ तक सेम था और एक ये था वो। इसमें 4 कौन कौन बढ़ा, तो ए बढ़ा, ओ बढ़ा, अंग बढ़ा और री बढ़ा। इसमें ये चारों बढ़ा। और जो वीरेंद्र कुमार महतो वाले बुक से कंपेयर करेंगे तो 3 कौन कौन बढ़ा, तो ए बढ़ा, ओ बढ़ा और री बढ़ा। क्योंकि वीरेंद्र कुमार महतो में अंग भी शामिल है तो उसके अकॉर्डिंग ये तीनों बढ़ा फादर पीटर शांति नौरंगी वाले में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान में रखिएगा। एक बार क्विक रिवीजन हम लोग करते हैं कि नागपुरी सदानी व्याकरण के मुताबिक टोटल स्वर वर्ण 8 है, वीरेंद्र कुमार महतो के मुताबिक 9 है और फादर पीटर शांति नौरंगी के मुताबिक कितना है, 12 है। अब हम आगे देखते हैं। तो आगे दिया गया है कि मूढ़ रूप से स्वर वर्ण कितना है, 8। ऐसे बिना अगर हमको एग्जाम में किसी भी पर्टिकुलर पुस्तक का नाम दे करके जब तक नहीं पूछा जाएगा कि इनके अनुसार कितना स्वर वर्ण है, सिर्फ ये पूछा जाएगा कि नागपुरी में कितना स्वर वर्ण है, तो हम लोगों को 8 मान करके ही चलना है। ठीक है फ्रेंड्स, नागपुरी सदानी व्याकरण वाला के अनुसार। अब हम लोग देखते हैं स्वर वर्ण का विभाजन। तो स्वर वर्ण को भी 3 भाग में विभाजित किया गया है। एक होगा ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। अब हम लोग देखेंगे ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है, तो जेकर उच्चारण में केकरो मदई
नी लेवल जाएला और बिना रोक टोक कर उच्चारण करल जाएला। ह्रस्व स्वर क्या होगा? तो जिसका उच्चारण में किसी का भी मदद नहीं लिया जाता है और बिना रोक टोक का जिसका उच्चारण किया जाता है वह क्या हुआ? ह्रस्व स्वर। नागपुरी में टोटल 3 ह्रस्व स्वर है। कौन कौन सा? अ, छोटी ई और छोटी ऊ, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर क्या होता है? तो जे स्वर कर उच्चारण में 2 मात्रा लेवल जाएला या इकर उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लागेला। तो दीर्घ स्वर क्या होगा कि जिसका उच्चारण में 2 मात्रा लिया जाता है या इसका उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगता है, वह क्या हुआ? दीर्घ स्वर हुआ। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं टोटल दीर्घ स्वर भी 3 है। जैसे हम लोगों का दीर्घ स्वर कौन कौन सा है? आ, बड़ी ई और बड़ी ऊ। तो आ लिखने के लिए हम लोग 2 स्वर वर्ण का प्रयोग कर रहे हैं। बड़ी ई भी लिखने के लिए हम लोग 2 स्वर का प्रयोग कर रहे हैं और बड़ी ऊ लिखने के लिए भी हम लोग 2 स्वर वर्ण का प्रयोग कर रहे हैं। तो 2 स्वर वर्ण को मिला करके लिखने से हम लोग का दीर्घ स्वर बन रहा है। और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि इसका उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगना समय लगेगा। तो क्योंकि एक सिंगल ह्रस्व स्वर का उच्चारण में जितना समय लगेगा उतना यहाँ पे 2 ह्रस्व स्वर आ जा रहा है, तो दुगना समय लगेगा ही। क्योंकि एक के जगह पे यहाँ पे 2 ह्रस्व स्वर का प्रयोग किया जा रहा है, तो दीर्घ स्वर का उच्चारण जो है वह ह्रस्व स्वर से दुगना समय लेगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि दीर्घ स्वर में जो 2 मात्रा लिया जाता है वह सेम मात्रा का प्रयोग किया जाता है। जैसे अ को ही 2 बार लिया गया, ई को ही 2 बार लिया गया, ऊ को ही 2 बार लिया गया, क्योंकि इसमें और आप लोग संयुक्त स्वर में कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर क्या होता है? तो 2 स्वर के जोड़ के तीसरा वर्ण बनाल जाएला। तो देखिए यहाँ पे भी दीर्घ स्वर में भी हमारा 2 स्वर जोड़ के तीसरा स्वर बना, लेकिन संयुक्त स्वर में ये अंतर है कि इसमें 2 अलग अलग स्वर वर्ण को जोड़ा जाता है और दीर्घ स्वर में 2 सेम स्वर वर्ण को जोड़ा जाता है। ठीक है। तो संयुक्त स्वर क्या होता है फिर से देख लेते हैं। तो 2 स्वर के जोड़ के तीसरा वर्ण बनाल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया? ए और ओ। तो ए किन को जोड़ करके बनाया गया? अ प्लस ई को, और ओ किन को जोड़ करके बनाया गया? अ प्लस ऊ को। ठीक है। तो दीर्घ स्वर मेरा 3 हुआ और संयुक्त स्वर 2 हुआ और ह्रस्व स्वर भी हमारा 3 हुआ। तो टोटल कितना स्वर वर्ण हो गया फ्रेंड्स? 8। ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे है कि नागपुरी में ए और अ का उच्चारण नहीं के बराबर होएला। तो नागपुरी में ए वर्ण का और अ जो स्वर वर्ण है उसका उच्चारण नहीं किया जाता है। हिंदी में ये सब का प्रयोग किया जाता है, पर नागपुरी में ये सब का प्रयोग नहीं के बराबर किया जाता है। ठीक है। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि कर भी लेते हैं पर नहीं के बराबर किया जाता है, याद रखिएगा। आगे है उच्चारण कर आधार पर स्वर वर्ण। अब उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण को बांटा गया है तो 3 भाग में। तो कौन कौन सा? अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर क्या होगा फ्रेंड्स? तो उच्चारण करते समय जब हम लोग का जीभ का आगे वाला भाग जो है उसका उच्चारण करेगा तो उसको बोलेंगे अग्र स्वर। मध्य स्वर में जीभ का बीच वाला पार्ट, मतलब हमारे मुंह का बीच का भाग से जो उच्चारण होगा वह बोलेंगे उसको मध्य स्वर। और पश्च स्वर में जीभ का पीछे वाला पार्ट से जब उच्चारण होगा, सबसे मुंह के अंतिम छोर से कंठ तरफ से आवाज जब आएगा, उच्चारण करके आप लोग देख सकते हैं, तो उसको बोलेंगे पश्च स्वर। अग्र स्वर में कितना स्वर है? 3 स्वर। कौन कौन सा? छोटी ई, बड़ी ई और ए। मध्य स्वर में अ आ गया और पश्च स्वर में आ, उ, बड़ी ऊ और ओ आ गया। तो पश्च स्वर में 4 आ गया, मध्य स्वर में 1 और अग्र स्वर में 3 आ गया। टोटल यहाँ पे भी 8 हो गया फ्रेंड्स। आगे देखते हैं। तो अब देखेंगे हम लोग व्यंजन वर्ण समूह। तो व्यंजन वर्ण किसको बोलते हैं? तो
ये आप लोग पहले से जानते होंगे कि व्यंजन वर्ण समूह का उच्चारण जो है वह स्वर वर्ण समूह कर मदद कर दरकार होला। व्यंजन वर्ण समूह का उच्चारण में स्वर वर्ण का मदद का जरूरत पड़ता है, ये हम लोग पहले से भी जानते हैं। जैसे हिंदी के जैसा ही यहाँ पे दिया गया है, जैसे मान लीजिए हम लोगों को क लिखना है तो क प्लस अ लिखेंगे, ख लिखना है तो ख प्लस अ लिखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं व्यंजन वर्ण का संख्या। तो तीनों बुक में व्यंजन वर्ण का संख्या कितना कितना दिया गया है ये हम लोग देखते हैं। तो व्यंजन वर्ण जो है वह नागपुरी सदानी व्याकरण के मुताबिक कुल व्यंजन वर्ण कितना है, 30 है। यहाँ पे देख लीजिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया गया है सारा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो हिंदी में जैसे अंग का प्रयोग किया जाता है ऐसे ही यहाँ पे नागपुरी में अंग का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पे इया गायब है, देखिएगा इया का प्रयोग नागपुरी में वैसा नहीं किया जाता है। यहाँ से ये वाला न गायब है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से क्या क्या गायब है, तो तालव्य स, मूर्धन स ये सब नहीं प्रयोग किया जाता है। और यहाँ से संयोगिया छ, त्र, ज्ञ ये सब का प्रयोग नहीं किया जाता है नागपुरी में। तो इसीलिए नागपुरी में ये सब वर्ण यहाँ से गायब कर दिया गया है नागपुरी सदानी व्याकरण वाले बुक से। और टोटल व्यंजन वर्ण कितना बताया गया है, 30। याद रखिएगा, नागपुरी सदानी व्याकरण में टोटल व्यंजन वर्ण 30 है और स्वर वर्ण कितना है, 8। यही मिलाकर के टोटल कितना हो जाता है, 38। तो टोटल वर्ण कितना हो गया, 38। अब आगे हम लोग देखते हैं वीरेंद्र कुमार महतो के मुताबिक कुल व्यंजन वर्ण। तो इनके अनुसार टोटल कितना बताया गया है, 28। यहाँ पे देखिए नागपुरी सदानी व्याकरण में 30 बताया गया है और वीरेंद्र कुमार महतो वाले मुताबिक कितना बताया गया है, 28। तो यहाँ पे बाकी सारा सेम दिया गया है, बस यहाँ पे दो कौन कौन सा गायब कर दिया गया है, तो अड़ और अड़ह। यहाँ पे जब आप देखिएगा नागपुरी सदानी व्याकरण के मुताबिक यहाँ पे जो दिया गया है अड़ और अड़ह, वही वीरेंद्र कुमार महतो वाले बुक से अड़ और अड़ह को गायब करके टोटल व्यंजन वर्ण कितना बता दिया गया, 28। 28 व्यंजन वर्ण बताया गया है इनके अनुसार और टोटल स्वर वर्ण कितना बताया गया है, 9। तो इसीलिए इनके अनुसार कुल जो वर्ण का संख्या है वह कितना बताया गया है, 37। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं अब फादर पीटर शांति नौरंगी के मुताबिक। तो इनके अनुसार कुल व्यंजन वर्ण कितना है, 33। यह हिंदी के जैसा ही बाकी मैक्सिमम चीज रखे हैं, जैसे क वर्ग पूरा है, देखिए हिंदी के जैसा अंग यहाँ पे आ गया, च वर्ग पूरा है, ट वर्ग पूरा है, ये ई या न सब का प्रयोग किए हैं। आगे देखते हैं प वर्ग भी इनका पूरा है। अब यहाँ पे ये सिर्फ गायब किए हैं तालव्य स को, मूर्धन स को और संयुक्ताक्षर को यहाँ से गायब किए हैं, छत्र ज्ञ को। बस ये सिर्फ इतना वर्ण को गायब किए हैं अपने बुक से। तो फादर पीटर शांति नौरंगी का बुक में टोटल कितना वर्ण बताया गया है, 33। और इनके अनुसार स्वर वर्ण टोटल कितना बताया गया है, 12। तो इनके अनुसार टोटल इसीलिए जो वर्ण बताया गया है वह कितना बताया गया है, 45। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग आगे देखते हैं व्यंजन वर्ण का भेद। तो व्यंजन वर्ण को भी 4 भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन। तो हम लोग जानेंगे स्पर्श व्यंजन के बारे में। तो स्पर्श व्यंजन क्या होता है, तो जब कोई भी वर्ण का उच्चारण करते समय हम लोग का मुंह का 2 भाग आपस में स्पर्श करता है तो वह होता है स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन क्या होता है, तो अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण जो है वह स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण का बीच में किया जाता है, उसको बोलेंगे अंतस्थ व्यंजन। और ऊष्म व्यंजन क्या होता है, तो जिसका उच्चारण करते समय वायु के घर्षण से ऊष्मा जैसी ध्वनि उत्पन्न होती है उसको बोलेंगे ऊष्म व्यंजन। और उत्क्षिप्त व्यंजन क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसका उच्चारण करते समय हमारा जीभ जो है एकदम जल्दी से ऊपर तालू वाले भाग को छू करके तुरंत नीचे आ जाता है, तो वैसा उच्चारण को हम लोग किस श्रेणी में रखे हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन में। अब हम लोग बारी बारी से सबको देखेंगे। पहले है स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन
व्यंजन को टोटल 5 वर्ग में विभाजित किया गया है। जैसे क वर्ग में क वाला आ गया सारा, च वर्ग में च वाला, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अंग का प्रयोग नहीं करते हैं। ये हिंदी के जैसा ही पूरा दिया गया है, तो अगर आप लोगों को हिंदी ग्रामर थोड़ा सा भी ध्यान में होगा तो आसानी से आप लोग समझ सकते हैं। जैसे क वर्ग में हिंदी में अंग भी आ जाता है, पर क्योंकि नागपुरी में हम लोग इस सब का प्रयोग नहीं करते हैं, इसलिए यहाँ से ये सब हटा दिया गया है। च वर्ग में च वर्ण आ गया, ट वर्ग में ट वर्ण, क्योंकि यहाँ से इया का प्रयोग नहीं करते हैं इसलिए इसको हटाया गया है। यहाँ से न का प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है, इसलिए यहाँ से हटाया गया है। त वर्ग में त का पूरा वर्ण आ गया और प वर्ग में प वाला पूरा आ गया। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन में टोटल कितने वर्ण हैं? 4 वर्ण हैं। कौन कौन से? य, र, ल, व। और ऊष्म व्यंजन में टोटल वर्ण 2 हैं। कौन सा? स और ह। और उत्क्षेप व्यंजन या द्विगुण व्यंजन में टोटल इसमें भी 2 वर्ण हैं, अड़ और अढ़। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आगे है नागपुरी सदानी व्याकरण के मुताबिक व्यंजन वर्ण कर उच्चारण स्थान। अब उच्चारण स्थान देखते हैं। तो कंठ से हम लोग कौन सा व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं? तो क वर्ग पूरा साथ में ह। तालव्य से च वर्ग पूरा साथ में य। तो तालव्य किसको बोलेंगे फ्रेंड्स? तो वैसा वर्ण जिसका उच्चारण के समय हमारा जीभ जो है वह तालु को स्पर्श करता है, तालु के मध्य वाला भाग को स्पर्श करता है, उसको बोलेंगे तालव्य। मूर्धन्य में क्या आ गया? तो ट वर्ग पूरा साथ में र। तो मूर्धन्य किसको बोलेंगे? तो वैसा व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण करते समय हमारा जीभ जो है वह तालु का आगे वाला भाग को स्पर्श करे। जैसे दांत के पास स्पर्श करेगा तो वह होगा मूर्धन्य, उसका उच्चारण स्थान। ठीक है, आप लोग बोल बोल के यह अनुभव कर सकते हैं। अब देखेंगे दंत में त वर्ग पूरा आ गया और साथ में क्या आ गया? ल और स। ओष्ठ में क्या आ गया? प वर्ग पूरा आ गया और दंत्योष्ठ में क्या आ गया? तो व आ गया। ध्यान दीजिएगा। कंठ में क वर्ग के साथ एक्स्ट्रा क्या है? ह। तालव्य में च वर्ग के साथ एक्स्ट्रा है य। मूर्धन्य में ट वर्ग के साथ र। दंत्य में त वर्ग के साथ ल और स। ओष्ठ में प वर्ग पूरा और दंत्योष्ठ में क्या आता है हमारा? व। आगे देखते हैं। तो आगे दिया गया है कि नागपुरी भाषा लिखे घड़ी कुछ वर्ण कर प्रयोग नहीं के बराबर होएला। तो नागपुरी भाषा लिखने टाइम कुछ वर्ण का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। कौन कौन सा वर्ण है ऐसा, ये हम लोग देख लेते हैं। तो वह है जैसे बड़ी ई, बड़ी उ, री, लिरी, ए, ओ, अह, मूर्धनि न, व, तालव्य स, मूर्धन स, छ, त्र, ज्ञ। तो ये सारा जो वर्ण है इसका प्रयोग नागपुरी भाषा लिखने में बिल्कुल नहीं के बराबर होता है। कहीं कहीं कुछ विद्वान लोग प्रयोग कर देते हैं, पर हम लोग जनरली इसका उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो आगे बताया गया है कि कहों कहों च वर्ग कर आखिरी अक्षर इया कर व्यवहार करल जाएला। यहाँ व्यवहार होगा फ्रेंड्स, व्यवहार नहीं, यहाँ पे व्यवहार होगा। व्यवहार करल जाएला जैसे चिया। तो कहीं कहीं च वर्ग का आखिरी अक्षर इया का व्यवहार किया जाता है, जैसे चिया। चिया का क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स? तो इमली का बीज। नागपुरी में इमली का बीज को हम लोग चिया कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब इसके आगे हम लोग सेकेंड भाग में उच्चारण, वर्तनी और शुद्ध भाषा का प्रयोग देखेंगे। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप झारपीडिया से आप ले सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।